ठीक है, आप ऐसे आरोप लगा सकते हो और जाहिर बात है कि ऐसे आरोप लगाने के लिए आपको किसी ने रोका भी नहीं है। लेकिन इसका आधार क्या है? क्योंकि जब आप देखते हैं कि तेलंगाना में जो आपकी जीत होती है, कांग्रेस पार्टी खुद अपनी ही बातों को काटती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि जिन दोनों राज्यों की हम बात कर रहे हैं, 2018 में जब इलेक्शन होते हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती है, उस समय तो खूब आतिशबाजी छूटती हैं, खूब मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। उस समय तो ईवीएम का कहीं जिक्र नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर लगातार अब फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से सोमवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम जग जाहिर हो गए। इन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ऐसे राज्य रहे जहां पर बीजेपी ने काफी बड़े अंतर से कांग्रेस को हरा दिया और दोबारा से तीनों ही राज्यों की सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही यहां पर इस बात का ऐलान हुआ, जैसे ही जो रुझानों की पुष्टि हुई, रुझान नतीजे बनकर साफ हुए रविवार शाम को, उसके बाद से ही सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या ईवीएम में धांधलेबाजी की गई। और यह सवाल खास तौर पर विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा उठाया गया। विपक्ष के नेताओं की बात चली है तो यहां पर यह सवाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी उठाया और उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए यह तक कह डाला था कि जिस किसी भी उपकरण में चिप लगती है उसे आसानी से हैक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यहां पर बीएसपी सांसद यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद यहां दानिश अली ने भी कहा, मुझे कभी भी यहां पर ईवीएम पर विश्वास ही नहीं रहा, उसे कभी भी हैक किया जा सकता है। इसके अलावा दानिश अली ने लाल कृष्ण आडवाणी के उस बयान को भी कोट किया जो 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान जब यहां लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे और बैलेट पेपर की वापसी की मांग की थी। इस बात को भी यहां पर दानिश अली ने दोहराया। ऐसे में आज बात होगी ईवीएम को लेकर, ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर, ईवीएम पर क्या आसानी से हैक किया जा सकता है ईवीएम को, या ईवीएम को केवल मुद्दा यहां पर बनाया जा रहा है, या ईवीएम को यहां पर एक बहाना बनाया जा रहा है जिससे अपनी जो हार है उसको दबाया जा सके। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज यहां पर बात होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी हमारी इस खास पेशकश में बात जरूरी है। इस पेशकश में हम बात करेंगे आज यहां पर हमारे सहयोगी अमन जी के साथ और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वाकई में ईवीएम के साथ गड़बड़ी हुई है, क्या ईवीएम के साथ वाकई में गड़बड़ी होती है और क्या वाकई में ये ईवीएम धांधलेबाजी ईवीएम के साथ हो रही है। लेकिन उससे पहले आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों के परिणाम सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा सबके सामने ला दिए गए। ऐसे में 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भारी अंतर से कांग्रेस को हरा दिया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस को इन तीनों राज्यों में हार मिली तो तमाम विपक्षी नेताओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठा दी गई कि यहाँ पर बीजेपी ने अपनी केंद्र की शक्तियों का दुरुपयोग किया और ईवीएम को हैक कराकर तीनों ही राज्यों में मतदान अपने फेवर में करा लिया, जिसके बाद नतीजे उनके फेवर में आ गए। ऐसे में यहाँ बसपा सांसद दानिश अली ने भी कहा कि मैं ईवीएम का समर्थन पहले से ही नहीं करता हूँ, मेरा मानना है कि इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा कि ईवीएम एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर चिप लगती है और चिप लगने वाले किसी भी उपकरण को आसानी से हैक किया जा सकता है। तो सुना आपने यहाँ पर कि किस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के ऐलान के साथ ईवीएम पर लगातार सवाल उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में अमन जी हमारे साथ। अमन जी से पहला सवाल मैं यही लूंगा कि अमन जी, जिस तरह से अब 3 राज्यों के चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है तो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि ईवीएम को बीजेपी ने हैक किया है। क्या लगता है वाकई में कुछ ऐसी स्थिति रही है? देखिए, बिल्कुल, और इसको लेकर तमाम बार ऐसा सुनने को मिलता रहा है कि भाई ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम की वजह से हमारी हार हुई है, हम तो बहुत तगड़ी पोजीशन में थे, हमारे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो प्रत्याशी थे वो जीतने के कह सकते हैं कि एकदम मुहाने पे खड़े थे। लेकिन जब वो रिजल्ट सामने आते हैं और जब जो परिणाम है वो जो है अब वो कह सकते हैं कि उनके पक्ष में नहीं आते, तो इस तरह के आरोप निकल कर सामने आते हैं कि भाई ईवीएम को हैक किया गया, ईवीएम को अपनी तरह से मैनेज किया गया, ईवीएम में गड़बड़ी कर ली गई और इस तरह की तमाम सारी बातें कही जाती हैं, जिसको लेकर मुझे ऐसा लगता है अक्षय कि ठीक है, आप ऐसे आरोप लगा सकते हो और
जाहिर बात है कि ऐसे आरोप लगाने के लिए आपको किसी ने रोका भी नहीं है, लेकिन इसका आधार क्या है? क्योंकि जब आप देखते हैं कि तेलंगाना में जो आपकी जीत होती है तब आप कुछ नहीं कहते, और जैसे ही आप जो है छत्तीसगढ़ हारते हैं, मध्य प्रदेश हारते हैं, राजस्थान हारते हैं, आप तुरंत ये बात कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ईवीएम हैक हो गई। अगर ईवीएम हैक हो रही थी तो तेलंगाना में क्यों हैक नहीं हुई? बड़ा सवाल। मिजोरम में जिस तरह बीजेपी हारी है, क्या बीजेपी ने वहाँ क्यों नहीं हैक कराई ईवीएम? तो ये जो ऐसे सवाल हैं लगातार उठते रहे हैं और उठते रहेंगे। जहाँ पर जीत होती है वहाँ पर सब कुछ आसानी से पचा लिया जाता है, लेकिन जहाँ पर जीत नहीं होती, दूसरे की जीत होती है, तो उसको आसानी से पचाया नहीं जाता। और इसी का नतीजा है कि ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कई बार सफाई इसको लेकर दी जा चुकी है, और फिर भी जो बड़े बड़े नेता हैं, खासकर विरोधी खेमे के, वो ये बात कहते रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है, खासकर इस समय बीजेपी सत्ता में है, वो लगातार धांधलेबाजी कर रहा है, लगातार ईवीएम को अपने तरीके से जो है मैनेज कर रहा है। और जैसा दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाई जो चिप होती है उसको मैनेज किया जा सकता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी 2009 तक मैनेज कर रही थी? अपने आप में बड़ा सवाल ये हो जाता है, क्योंकि अडवाणी जी ने पहले ही इस बात को कहा था कि भाई ये चीज़ पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर जो ये बातें कही जा रही हैं, तो अगर इसमें इतनी प्रॉब्लम है तो पहले बीजेपी कहती रही, फिर अब कांग्रेस कह रही है, तो आखिर में इसका समाधान क्या है? क्या बैलेट पेपर से या पेपर पे चुनाव कराने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? पहले जब बैलेट पेपर पे होते थे तब भी क्या धांधली की बातें नहीं की जाती थी? बिल्कुल की जाती थी। तो ये कोई इसका सलूशन नहीं है, लेकिन सलूशन एक ही है कि अपनी पार्टी, अपने कार्य और जिस तरह से आपकी रणनीतियां हैं उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप बेहतर कंडीशन में आएंगे। और जिस तरह से आप ये बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बचने का तरीका है अक्षय, कि आप जो हार है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आंख मूंद कर कहीं ना कहीं इस तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर ये बचने का तरीका नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस इस समय देश में प्रमुख विपक्षी दल है, जहां 543 सांसदों में बीजेपी के बाद यहाँ पर बीजेपी के सामने सबसे ज्यादा सांसद देश में कांग्रेस पार्टी के ही हैं। ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस को जिम्मेदाराना तरीके से अगर राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार होती है तो उस जिम्मेदारी को लेना चाहिए, वहां अपनी कमियों को समझना चाहिए और मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ना कि ईवीएम पर। अब सवाल यहाँ पर लगातार उठ रहे हैं। अमन जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा कि जिस तरह आपने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं और हार होती है तो बहाने के तौर पर ईवीएम का जिक्र कर दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, इससे पहले 1 साल के अंदर 3 और राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 8 राज्यों में अगर हम मिजोरम को अलग रखकर केवल 7 राज्यों की बात करें तो इनमें से 4 में बीजेपी जीती और जबकि 3 में भी कांग्रेस जीती, यानी कि कांटे की टक्कर कांग्रेस बीजेपी को देती नजर आई है। यानी कि 3 राज्यों में बीजेपी हारी है, तो वो सवाल क्यों नहीं उठा रही है ईवीएम पर? देखिए, वही बात हो रही है, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से लगातार परिणाम सामने आते हैं, हिमाचल की आप बात कर सकते हैं, कर्नाटक की आप बात कर सकते हैं, वहाँ पर लगातार बुरी तरह से बीजेपी को कांग्रेस ने हराया है और सत्ता में आई है कांग्रेस पार्टी। और अब अभी अगर 3-4 चुनावों की इसमें बात करें, खासकर अगर हिंदी बेल्ट की बात करें, चलिए एक बार के लिए तेलंगाना और अब जो है मिजोरम पे बात ना करते हो, 3 राज्यों पे भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी 2 राज्यों में जो पार्टी सत्ता में थी वो कांग्रेस पार्टी थी। इससे पहले अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों जगह पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, और ये चुनाव 2018 में इससे पहले हुए थे तभी ईवीएम मशीन थी। तो ये कहना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जज्बात में आकर जो बातें बोली जाती हैं वो है, और इसका कोई आधार मुझे लगता है कि नज़र आता नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद अपनी ही बातों को काटती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि जिन दोनों राज्यों की हम बात करें, 2018 में जब इलेक्शन होते हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती है, उस समय तो खूब आतिशबाजी छूटती हैं, खूब मिठाई खिलाई जाती हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, उस समय तो ईवीएम का कहीं जिक्र नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप चुनाव हारते हो तुरंत ईवीएम के ऊपर अपना सारा का सारा हार का ठीकरा फोड़ देते हो कि भाई हमने तो बहुत कोशिश की और हमारे पक्ष में पूरा माहौल था, लेकिन ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार गए। तो मेरे ख्याल में कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज और कह सकते हैं काबिल नेता हैं, आला कमान हैं, उनको अब सोचने समझने की ज़रूरत है कब तक ईवीएम का सहारा लेकर आप बचते रहेंगे, ईवीएम के नाम के सहारे आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब ये वक्त है जब आपको एकजुट होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं सत्ता में वापसी, और सिर्फ वायदे से बिना सिर पैर की बातें करके आप जो है सत्ता को हासिल नहीं कर सकते, तय हो गया कहीं ना कहीं। और इससे भी बड़ा फैक्ट ये अक्षय कि खुद अगर आप देखें तो जो बीजेपी से ज़्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस को मिला है, अगर वोटों की बात करें तो तकरीबन 4-5 राज्यों की बात करें, सब में मिलाकर 10 लाख के आसपास ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला। तो ऐसे में ये कहना कि भाई सारी मशीन हैक कर ली गई, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिला, मुझे तो कहीं से ये लग ही नहीं रहा। क्योंकि आंकड़ों पर अगर बात करते हैं तो आंकड़े तो आपके सामने रखें, खुद जो कांग्रेस के दिग्गज जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, इस चीज़ को शेयर करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो हार नहीं मानी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो मत प्रतिशत है वो बीजेपी से बेहतर है, और फिर उसके बावजूद आप ये कहते हो कि ईवीएम हैक हो गई। तो मेरे ख्याल से आप अपनी ही बातों को कहीं ना कहीं काटते हुए नजर आते हो, जिसमें कोई गहराई नजर नहीं आती।
निश्चित तौर पर यहाँ पर इस बात में कोई दौरा नहीं, जिस तरह से अमन जी कह रहे हैं कि एक गैर जिम्मेदाराना पना है। और बता दें आपको कि देश में लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ऐसे ही नहीं कहा जाता। और जब लोकतंत्र में यहाँ जितनी जिम्मेदारी, जितनी मजबूत और जितनी यहाँ पर शक्तिशाली सत्ताधारी पार्टी होती है, कहीं ना कहीं उतनी ही शक्तिशाली, उतनी ही मजबूत और इतनी ही जिम्मेदारी यहाँ पर विपक्ष में भी जो है लोकतंत्र के अंदर होती है। और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस के द्वारा इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। और आजाद भारत के बाद से लगातार ही चाहे केंद्र की सत्ता हो, चाहे सभी राज्यों में ज्यादा यहाँ पर सत्ता में आने वाली पार्टी हो, निश्चित तौर पर कांग्रेस ही। और इस तरह की बात जब कांग्रेस जैसी पार्टी के द्वारा कही जाती है तो कहीं ना कहीं बचकाना बातें ये लगती हैं। अमन जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि जिस तरह से ईवीएम का जिक्र यहाँ पर चल रहा है, इस दौरान जब चुनावी माहौल पूरा चल रहा था तो दो घटनाओं का मैं जिक्र करते हुए एक सवाल आपसे लूंगा कि जिस तरह से एमपी के बालाघाट में जब यहाँ 30 नवंबर को आखिरी मतदान हुआ यहाँ पर, उससे पहले जब एमपी में 17 को जो मतदान हुआ था, उसके बाद बालाघाट में जो है मत पेटियों के खुलने की एक खबर सामने आई थी। इसके अलावा एमपी में ही जो शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र है, वहीं पर एक जगह पाया गया था कि ईवीएम मशीन मतदान से ठीक पहले कब्र के अंदर मिली थी। तो क्या ये चुनाव आयोग की कमजोरी है? क्या ये इस बात की ओर इशारा करता है कि चुनाव आयोग कुछ क्षेत्रों में जो है सही से सुरक्षा प्रबंध नहीं कर पाया मतदान से पहले? बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, और सही बात आपने कही कि जो सुरक्षा होनी चाहिए थी वो भारी चूक उसमें हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जहां पर गलती हुई है उसको स्वीकार करना चाहिए, और चुनाव आयोग की तरफ से अगर गलती हुई है या अधिकारियों की तरफ से गलती हुई है, जिस भी तरह से सिस्टम में गलती हुई है, और वो गलती हुई है तो उसको सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि एक मात्र महज घटना से पूरा इलेक्शन हार गए, तो ये भी अपने आप में हास्यास्पद घटना है। क्योंकि इस तरह की बातें करके फिर मैं कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारियों से आप नहीं भाग सकते। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें या इसके अलावा तमाम राज्यों की बात करें, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है, मजबूती से चुनाव लड़ा है, और हार जीत तो देखिए चलती रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अब यहाँ से इन चीज़ों से सबक लेकर, देखिए जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता आपका, उसको आपको मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी दुनिया देश की सबसे मजबूत और पुरानी पार्टियों में से एक रही है, लेकिन जिस तरह का हाल का प्रदर्शन उनका रहा है वो निराशाजनक है। इसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि 2024 में अगर कोई बड़ी पार्टी जो है बीजेपी को फाइट दे सकती है तो कांग्रेस पार्टी ही है। उनको जो है इधर उधर की बात करने से बेहतर है कि सटीक तौर पर निशाना लगाना चाहिए, सटीक योजनाओं पर काम करना चाहिए, सटीक तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, और आने वाला 2024 का जो इलेक्शन उसमें ज़बरदस्त फाइट एक देना चाहिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, क्या हमारे जो लोकतंत्र में कहा जाता है कि अगर सरकार ज़रूरी है तो मजबूत विपक्ष भी ज़रूरी है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी को ताकतवर तरीके से जो उसके साथ के जितने भी दल हैं उनको लेकर चलने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की ये जो कह सकते हैं भारी एक भूल होगी, भारी चूक होगी, जिसका मेरे ख्याल से कोई उनके पास में कोई सुधार का गुंजाइश फिर बचेगी नहीं। 2024 उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी किस तरह का प्रदर्शन करती है, और जो ईवीएम को लेकर अपने बचाव की जो आड़ है उससे कब तक बाहर निकलती है, क्योंकि ये उनके लिए बेहद ज़रूरी है। जब तक इससे बाहर नहीं आएंगे कांग्रेस पार्टी को ज़मीनी लेवल पे मजबूती नहीं मिलेगी। अक्षय, बिल्कुल, यहाँ पर जमीनी लेवल पर मजबूती नहीं मिलेगी। और देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक कांग्रेस, जब इस तरह की यहाँ पर बयानबाजी उनके नेता देते हैं, जब इस तरह से कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना पने की जो हरकत है वो उनकी तरफ से देखने को मिलती है, वो बताता है कि वो कहीं ना कहीं ये चीज़ स्वीकार कर पाने में असमर्थ हैं कि किस कमियों के क्या कमियां रही हैं और क्या उनके द्वारा ऐसी गलतियां रही जो जनता ने मानी और जनता ने उन्हें मतदान नहीं किया, जनता ने उनके फेवर में मतदान नहीं किया। और यही 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में देखने को मिला। बहरहाल, एक सवाल मैं आपके लिए यहां पर छोड़कर जा रहा हूं कि जिस तरह से साल भर पहले मध्य प्रदेश के अलावा यहां पर गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए, एक और कांग्रेस हिमाचल में जीती तो गुजरात में बीजेपी जीती, तो उस वक्त ईवीएम पर सवाल आखिर क्यों नहीं उठाए गए थे? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।